तो ये वो वजूहात है कि ईरान बड़े आराम से, और बहुत सारे जितने भी जंगी माहिरीन है आलमी सतह पे, वो बार बार कहते रहे कि ईरान ने वो चीज पकड़ ली है जिसे ताकत के बलबूते पे आप खाली नहीं करवा पाएंगे। वो पूरा एक मुल्क है, वहां लगभग 9-10 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से बेशतर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों ने अपने नाम भी लिखवा दिए थे। तो ये एक बड़ा पंगा है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका के पास एक और रास्ता ये है कि ओमान बहुत ज्यादा कॉपरेशन करे, क्योंकि देखिए आबना हुर्मुज़ के इस तरफ अगर नीचे वाली साइड पे ईरान है तो ऊपर वाली साइड पे उसके ओमान भी है। ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी, अल्फाज बड़े नामुनासिब है, तो अरब ममालिक को वैसे इसका नोटिस लेना चाहिए। काबीना का इजलास हो रहा था, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये है कि अगर आबना हुर्मुज़ के मामले पर वो सही रवैया नहीं अपनाते तो उसे हम तबाह कर देंगे ओमान को। ओमान के बारे में उन्होंने कहा। हालांकि ओमान अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन ओमान ने अकलमंदी यह की कि उसने बगैर मंतक के लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा। उसको लगा ये गैर जरूरी लड़ाई है, वो इसका हिस्सा नहीं बना, और उसने अमेरिका को वो फैसिलिटीज नहीं दी जो कुछ और ममालिक ने दे दी। उन्होंने उसके नताइज भी भुगते। तो ओमान क्योंकि बहुत करीब है ईरान के, उसे बहुत नुकसान हो सकता था, तो उसने अपने आप को बचाया इस सारी गैर जरूरी लड़ाई से। अब अमेरिका को गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे लिए क्यों नहीं लड़ता, या ये हमारे लिए कुर्बानी क्यों नहीं दे रहा, या ये हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। ओमान जो है वो सुलह के अंदर किरदार अदा करने को तैयार है, लड़ाई के अंदर किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि ओमान अब फैसिलिटेट करे और वो ये कहे अमेरिका को कि जनाब ये वाली आपने हुर्मुज़ का हिस्सा मेरा है, आप आए और आकर इसको खुलवाएं, और वहां पे अमेरिकी फौजें इकट्ठी करें। तो आमने सामने फिर ईरान और अमेरिका के फौजी आ जाते हैं। लेकिन ओमान इस लड़ाई से लगातार गुरेज करता चला आ रहा है, वो इससे बचना चाहता है, जबकि अमेरिका यह समझता है कि ओमान को हमारा साथ देना चाहिए। अरब ममालिक के लिए यहां पे एक चीज सीखने के लिए कि जब भी आप कभी अमेरिकी मफाद के सामने आ जाएंगे ना, तो अमेरिकन बहुत गुस्से में आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे धमकी लगाई, कल को ये धमकी वो सऊदी अरब को लगा सकता है, ये धमकी वो किसी और मुल्क को लगा सकता है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता चला जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार करे। देखिए यूएई और बहरीन के बाद अब ट्रंप की नजरें पूरी तरह सऊदी अरब और कतर के ऊपर है। कतर ऑफिशियली तो तस्लीम नहीं करता इसराइल को, लेकिन उसमें लचक बहुत ज्यादा है। कतर के लिए उतना मसला नहीं होगा। सऊदी अरब ये चाहता है कि वो अगर इसराइल को कभी तस्लीम करे तो वो आखिरी मुल्क हो जो इसराइल को तस्लीम करे, मगर उन पर दबाव है, और दबाव बहुत ज्यादा उन पर कि वो इसराइल को तस्लीम कर दें। वो आखिरी मुल्क बनना चाहते हैं। अब देखिए अगर वो पहले तस्लीम कर देंगे तो उनकी जो कायदाना हैसियत है उसे नुकसान पहुंच जाएगा। अब वो जानते हैं कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका की बात माने, अमेरिका को खुश रखें, अमेरिका की सारी बातें मानने के बाद एंड में अमेरिका ने फिर आपको यह कहना है कि आप अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें और इसराइल को तस्लीम करें। दूसरा रास्ता यह है कि अपना कोई इलाकाई इत्तेहाद कायम कर दें, और इसका माहौल वैसे बना हुआ है। आप देखें ना कि अमेरिका बहुत दूर से आया, हजारों मील दूर से, और अमेरिका और यूरोप पहले जैसे इत्तेहादी रहे नहीं, और मिडिल ईस्ट जो है वो सेंटर में है। मिडिल ईस्ट से ऊपर की तरफ आप जाएं तो पूरा का पूरा यूरोप है, जिससे मिडिल ईस्ट के अच्छे ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के, खासतौर पर सऊदी अरब के। इसके एक तरफ तुर्की है, तुर्की से नीचे आ जाए ईरान है, ईरान के साथ पाकिस्तान है, आगे चाइना है, इंडिया के साथ भी इनके अरब ममालिक के अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से ऊपर रशिया है। तो ये रीजन के अंदर इतने ताकतवर ममालिक, अगर यहां पे एक इत्तेहाद बन जाता है तो मिडिल ईस्ट अपने आप को बहुत महफूज महसूस करेगा। और अफ्रीकी ममालिक जो है वो अमली तौर पर इस वक्त अमेरिका से ज्यादा चाइना के मरहूने मिन्नत है। उसकी वजह यह है कि चाइना उनकी इकोनॉमी में एक रोल प्ले करता है, अमेरिका उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। माजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था यूरोप, और फिर अमेरिका का भी बड़ा इंफ्लुएंस बन गया था। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है अफ्रीकी ममालिक की इकोनॉमी के अंदर, जो सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस है जिसका, वो चाइना का है। चाइना ने सबको पैसा दिया हुआ है और वो अमेरिका से ज्यादा मुतहर्रिक है। अब सऊदी अरब के बाद दो रास्ते हैं, या तो वो एक मुकामी इत्तेहाद कायम करें, या वो अमेरिका को खुश करते 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 उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां पे उन्हें अमेरिका की हर बात माननी पड़ेगी। नाज़रीन, इसराइल ऐसा लगता है कि वो जंगबंदी से ज्यादा खुश नहीं है। वो लड़ाई को लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लबनान पर उन्होंने खौफनाक हमले किए हैं। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी लबनान में शहीद हो रहे हैं, और बड़ी खौफनाक बमबारी इसराइल इस वक्त भी लबनान के ऊपर कर रहा है। और इस बमबारी के नतीजे में ईरान के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब एक और खबर आई है, उनको आप इसके साथ जोड़ेंगे ना तो अमेरिका पे आपको महसूस होगा दबाव बढ़ रहा है। दबाव ईरान पे भी बढ़ रहा है। ईरान पे इसलिए बढ़ रहा है कि ईरान के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनकी इकोनॉमी की मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुआहिदा ईरान को भी चाहिए, लेकिन ईरानियों की जो है ना पसली बड़ी मोटी है। ईरानी इतने आराम से मुआहिदा, यानी इस तरह का मुआहिदा नहीं करेंगे जिसको सरेंडर कहा जा सके। हाँ, ईरान कुछ ना कुछ फेस सेविंग जरूर डोनाल्ड ट्रंप को दे देंगे,
लेकिन वो अपने लिए कुछ ऐसा हासिल जरूर करेंगे जिससे उनकी कौम का फायदा हो जाए। या ये तासुर ना बने कि वो जंग हार गए हैं। वो तारीख में भी जंग नहीं हारना चाहते, क्योंकि तारीख ईरान की बड़ी शानदार रही है माजी में भी। अब एक और मुसीबत ये बन गई है कि रूस ने जब हमले तेज कर दिए कीव के ऊपर, यानी यूक्रेन पे रशिया ने बहुत खौफनाक अटैक शुरू कर दिए। और ये अटैक शुरू होते हैं जब प्यूटन दौरा करते हैं चीन का, प्यूटन वापस जाते हैं, और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ने कहा, लेकिन उसके फौरन बाद आप देखें यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले बहुत तेज हो गए। अब यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की, उसने खत लिखा डोनाल्ड ट्रंप को, और उसने कहा जी जितने हो सकते हैं आप हमें गोला बारूद फराहम करें, हमें हथियारों की जरूरत है और बहुत सारे हथियार चाहिए रूस का मुकाबला करने के लिए। उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी। यहां अमेरिका और इसराइल पहले ही बहुत सारे हथियार फूंक चुके हैं। अरब ममालिक ने भी इतने सारे इंटरसेप्टर चला दिए, इतने सारे मिसाइल चला दिए। अमेरिका ने जो अपने क्रूज मिसाइल है उनका एक बड़ा जखीरा जो है वो चला दिया। अब दोबारा अमेरिका ने ऑर्डर दिए हैं हथियार बनाने वाली कंपनीज को कि अमेरिका के हथियार पूरे किए जाएं। तो अमेरिकन तो अपने हथियार पूरे करना चाह रहे हैं जितने उन्होंने चला दिए ईरान के खिलाफ। अब वो किस तरीके से रशिया के खिलाफ चलाने के लिए यूक्रेन को हथियार देंगे। बिलावल की बहन है आसिफा जरदारी, उसको जितवाने के लिए सारे उम्मीदवार बिठा दिए गए, जो रह गए वो उठा लिए गए, और गैर कानूनी तौर पे उसको अकेला बिला मुकाबला इलेक्शन जितवाया गया। ये बताएगा कि धांधली क्या होती है। सिंध की आप जमात इस्लामी वालों से जाकर पूछ लें, अभी उनके अमीर ने स्टेटमेंट भी दिया है। कराची की 22 सीटों में से 15 एमक्यूएम को दी गई, 7 दी गई पीपल्स पार्टी को, हालांकि इनकी एक भी नहीं बनती थी। पीपल्स पार्टी कराची से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो एमएनए की एक भी सीट नहीं इस वक्त जीत सकती। एमक्यूएम जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो अल्ताफ हुसैन के बाद कराची की एक भी सीट नहीं जीत सकती। अल्ताफ हुसैन को तो लोग फिर भी वोट डाल देते थे, उसको पसंद करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। देखिए जो सच है वो सच है, ऐसा नहीं है कि अल्ताफ हुसैन बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। जब आप बात करते हैं लोगों से, लोग आज भी अल्ताफ हुसैन के नजरिए को बात लोग पसंद करते हैं, वो कहते हैं जी ये बातें उसकी ठीक थी। हालांकि बहुत तबाही भी फेरी, बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन लोग आज भी यानी इन सारों से ज्यादा तो अल्ताफ हुसैन को भी फॉलो करते हैं। वो उसको कौन वोट डालता है, फारूक को या वो बाकियों को, वो जो एक पाक सरजमीन पार्टी बना के आ गया था, एक वो मेयर जो हुआ करता था पहले, ये सारों को कोई पसंद नहीं करता। ये सारे अल्ताफ हुसैन की वजह से लीडर बने फिरते थे, इन्हें कोई वोट भी नहीं डालता। इनको 15 सीटें उठा के एस्टेब्लिशमेंट ने दे दी फॉर्म 47 पे। तो ये सारे के सारे जाली सीटों और जाली हुकूमत के पैदावार है। अब बिलावल जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, फॉर्म 47 की वजह से जा रहा है, कोई वजीर आला है तो बच्चा बच्चा जानता है, कोई कारकर्दगी नहीं, फॉर्म 47 से ये बनी है वजीर आला, मरियम नवाज को कह रहा है। भी बिलावल साहब पहले ये बताएं कि आपके अब्बा जी सदर पाकिस्तान कैसे बने, किन वोटों से बने? यही फॉर्म 47 वाले जीत कर आए, इन्होंने वोट डाला जाली वोटों से, फिर आपके वालिद साहब बने सदर पाकिस्तान। तो आसिफ अली जरदारी को कहो कि अब्बा जी आप जाली वोटों से बने, आप इस्तीफा देके घर जाएं सबसे पहले, फिर ये करो ना। वो नहीं करेगा कभी भी, ना ये कभी आसिम मुनीर का नाम लेगा कि धांधली क्यों करवाई, ना ये कभी अपने अब्बा जी को कहेगा कि जनाब आप इस्तीफा दे दें। उसकी वजह यह है कि नूरा कुश्ती है, लोगों को बेवकूफ बना रहे, जैसे इन्होंने हमेशा बनाया। तो चेयरमैन सेनेट भी इन्होंने अपना बनवा लिया, सेनेटर भी अपने बनवा लिए, 3-3 गवर्नर ले लिए, 3-3 वजीर आला ले लिए। आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया, उनको एक्सटेंशन दे दी, उनको इस्तिस्ना दे दिया, आईनी अदालतें बना दी, अदलिया और पार्लियामान को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्डी बना के रख दिया, और अब आगे चौड़े हो गए जनाब, सारे बजट भी खुद ही पास करवाए। यानी 2022 का बजट इन्होंने पास करवाया, 23 का इन्होंने करवाया, 24 का इन्होंने करवाया, 25 का इन्होंने करवाया, 26 का इन्होंने करवाया, 5 बजट उनके साथ मिलकर पास करवाए। पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ लिया इन्होंने, उनकी जेबें काट ली इन्होंने मिलकर, और अब कह रहे हैं जनाब हमें नूरा कुश्ती करनी है, देखो और तालियां बजाओ। लोगों को दिलचस्पी कोई नहीं है, ये नूरा कुश्ती करके आपस में लड़ लड़ के तबाह हो गए, मगर अवाम को इसमें किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम को पता है कि झूठ है, फ्रॉड है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हकीकत समझा जाए। अब नाज़रीन, इस्लामी जमीयत तलबा के ये स्टूडेंट्स थे, जो कल मैंने आपको बताया था ना कि एक जेंजी का एहतजाज शुरू होने जा रहा है कुछ इस्लामाबाद में, तो ये इस्लामी जमीयत तलबा वाले थे, और इनको रुकावट नहीं डालेगी, पुलिस ने इनको डंडे भी नहीं मारे, फौज ने वहां पे गोली भी नहीं चलाई। ये वहां पे गए नेशनल प्रेस क्लब के सामने, बहुत बड़ी तादाद नहीं थी लेकिन फिर भी खवातीन भी आई थी, कुछ और बच्चे भी आए थे, तो इन्होंने वहां पे एक मुख्तसर एहतजाज किया है। बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे क्योंकि इस्लामी जमीयत तलबा है, ये कोई पाकिस्तानी तलबा की वैसे ओवरऑल कोई कॉल नहीं थी कि सारे के सारे निकल कर आ जाए, लेकिन अच्छा हुआ, एक आगाज तो हुआ है। और वैसे भी जमात इस्लामी को थोड़ा सा फ्री हैंड मिलता है,
जमात इस्लामी को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये मौका देती है, जब भी उन्हें लगता है कोई बड़ा एहतजाज होने वाला है तो वो उन्हें कहते हैं कि आप एक नॉर्मल एहतजाज करके चीजों को नॉर्मलाइज करें और थोड़ा सा आप मायूसी भी फैलाएं। तो जमात इस्लामी ये ड्यूटी करती रहती है। बहरहाल ये इस्लामी जमीयत तलबा को शाबाश कि उन्होंने कम से कम ये स्टेप लिया, उन्होंने अच्छी तकारीर की। मैंने कुछ बच्चों की तकारीर सुनी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और उन्होंने ये इस बारे में तो जरूर उन्होंने आवाज उठाई कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बेचना बंद किए जाए। ये जो बांट देते हैं ना सर्टिफिकेट के, कायदे आज़म की बहन भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। तो बच्चों में इतना शऊर है कि वो हक और सच की बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कि चलो एहतजाज शुरू हो गया, अब देखते हैं कि आगे और इसमें कितनी शिद्दत आती है या कितना ज्यादा और पाकिस्तान में एहतजाज होता है। देखिए ये सारा जो मामला आजाद कश्मीर का है ना, इसको आप अपने ज़हन में बिठा लें कि ये इलेक्शन को चोरी करके कठपुतली सरकार बनाने का मामला है और इसमें कुछ नहीं। यानी कुछ भी करके इलेक्शन को चोरी करना है और एक कठपुतली सरकार बनानी है जिसके जरिए से आजाद कश्मीर के रीजन को अपने कंट्रोल में रखना है। और मैं एक गुजारिश ओवरसीज पाकिस्तानियों से ना इस वीलॉग में जाते जाते करना चाहता हूं। ये जो अमेरिका में रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी या बरतानिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं ना, इनको एक बीमारी लगी हुई है। देखें मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, इनमें बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज पता क्यों हो जाते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे छोटा सा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप जहाज से बाहर निकलते हैं तो एक बंदा खड़ा हुआ होता है, वो आपसे 5-10 हजार रुपया भी ले लेता है टिप। तो वो आपका बैग पकड़ लेता है, आपका बैग लेकर जाता है, आपसे आपके पासपोर्ट पकड़ लेता है, फौरी तौर पे आपको लाइन से निकाल के जाके आपके वो पासपोर्टों के ऊपर स्टैंप करवा देता है, आपको प्रोटोकॉल के साथ आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता है और आपका सामान भी वही बंदे जो है वो कलेक्ट करके आपकी गाड़ी तक ले आते हैं। बस ये वाला जो प्रोटोकॉल है ना, ये हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा पसंद है। इस प्रोटोकॉल के लिए ना हम मरे जा रहे होते हैं कि जनाब हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, हम अमेरिका से आ रहे हैं, हम जनाब बरतानिया से आ रहे हैं, हम यूरोप से आ रहे हैं। सब लोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग जो कंप्रोमाइज होते हैं वो इस वजह से होते हैं। इन ममालिक में अगर आप अपना सामान खुद उठा सकते हैं जहां पे आप रहते हैं या जहां पे आप काम करते हैं, अगर 10 मिनट आप लाइन में खड़े हो जाएं, 15 मिनट आप लाइन में खड़े हो जाएं और अपने पासपोर्ट को खुद स्टैंप करवा लें, तो आपको इनका एहसान नहीं लेना पड़ेगा। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्या देते हैं जनाब, ये एयरपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल देते हैं और आने जाने का प्रोटोकॉल देते हैं। तो ये प्रोटोकॉल को छोड़ दें, इक्वालिटी पैदा। अगर कोई आदमी प्रोटोकॉल ले रहा है पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, ये मेरी बात आप सब लोग अपने दिमाग में बिठा लें, जब आप खुद प्रोटोकॉल नहीं लेंगे ना तो कोई और भी नहीं ले सकेगा। जब कोई लेगा उसकी मंजी ठोक दें आप वहीं पे एयरपोर्ट पे, कैमरा निकालें, वीडियो बनाए, शोर मचाएं। आप ये कहेंगे ये होता कौन है प्रोटोकॉल में आगे जाने वाला, ये हमारे जहाज में बैठा हुआ था, लाइन में लग के पीछे से आगे करे जो करना है इसने। 4, 5, 7 दफा आप ड्रामा करेंगे, ये FIA वाले, ये सारे ASF वाले, ये बाकी जितने भी एजेंसियों वाले, ये सीधे होकर बंदे के पुत्र बन जाएंगे। इन प्रोटोकॉलों की आदतों ने खराब कर दिया सबको और इसकी वजह से ये छोटा सा कंप्रोमाइज है, इसकी वजह से सारे ताल्लुकात बनाते हैं। और आपको पाकिस्तान में मिलता क्या है कि आप वहां जाते हैं, कोई आपको मुफ्त में वो खाना देते हैं, कोई आप पाकिस्तान में जाते हैं तो मुफ्त में आपको कोई सिक्योरिटी मिलती है, क्या आप पाकिस्तान में जाते हैं वहां मुफ्त तालीम मिलती है, मुफ्त इलाज मिलता है? कुछ भी नहीं है। 1 टके की सहूलत आपको नहीं मिलती पाकिस्तान में जो ओवरसीज है। सिर्फ एक सहूलत मिलती है कि एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल लग जाता है अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की साइड पे खड़े हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता ना। तो लानत भेजें ऐसे प्रोटोकॉल पे जिसकी कीमत आपकी कौम चुका रही है और अपना खून देकर चुका रही है। तो आज के बाद एक बात का तहिया करें, खास तौर पे मेरे आजाद कश्मीर के बहन भाई, कि आप पाकिस्तान जाएंगे और आप प्रोटोकॉल नहीं लगवाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको प्रोटोकॉल लगवाने की, किसी ऑफिसर को फोन ना करें, सीधा लाइन के अंदर जाएं। 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा लग जाएंगे और चलो 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा, देखें आपके लोग कितना खून बह गया उनका। इससे